नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने अध्ययन किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा था, और ईसीजी कि ईसीजी क्या होते हैं उसको हम लोगों ने सीख लिया था। आज का हम लोग का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। आप देख पा रहे होंगे आज का हम लोग का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। इसको हम सीखें, उत्सर्जन तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहें या एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो जो शरीर का अवशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ हैं, उस खराब पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। जो अंग खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग बोलेंगे। तो आपने सीखा कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहेंगे? शरीर के वे अवशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थ जो बाहर निकलते हैं या निकाले जाते हैं उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। आज जिस अंग के माध्यम से उनको बाहर निकाला जाएगा उनको बोलेंगे उत्सर्जी अंग बोलेंगे। और मानव में जो प्रमुख रूप से जो उत्सर्जी अंग है वो 5 होते हैं। लिखा भी है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वो कौन कौन से 5 उत्सर्जी अंग हैं। तो पहला है त्वचा, स्किन जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, स्किन को हम पढ़ेंगे सेंस आर्गन में। बस आज हम लोग का टॉपिक होगा उत्सर्जन से संबंधित। तो पहला उत्सर्जन करने का जो अंग है क्या है? त्वचा। दूसरा है फेफड़ा, लंग्स हमने पढ़ लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में हार्ट आप नहीं पढ़े होंगे तो उस हार्ट को जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा उत्सर्जी अंग क्या है? लंग्स। तीसरे की बात करें तो बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। आपने जब डाइजेशन पढ़ा था तो उसमें छोटी आंत बड़ी आंत बताया गया था। बड़ी आंत का नाम कोलोन, उसमें एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन वो बताया गया था। ये भी पढ़ा दिया गया है बड़ी आंत। आप नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को आप जाके अध्ययन कर लेंगे। तो तीसरा क्या है? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। चौथा हम बात करें तो यकृत यानी लीवर भी एक उत्सर्जी अंग है। और पांचवें की बात करें तो ब्रिक यानी किडनी। तो आज का हम लोग का टॉपिक है किडनी जो है यह उत्सर्जी अंग का यह प्रमुख अंग इसको माना जाता है। किसको? किडनी को। तो आज का हम लोग का टॉपिक है किडनी। तो ये मानव में उत्सर्जी अंग कितने? 5। कौन कौन? तो त्वचा, स्किन, फेफड़ा, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, यकृत और ब्रिक यानी किडनी। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं अपने 5वां उत्सर्जन अंग यानी किडनी की तरफ। आज हम किडनी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम कि जो 5 उत्सर्जी अंग हैं वो 5 उत्सर्जी अंग किस किस चीज का उत्सर्जन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हम बात करें त्वचा, जो स्किन है यह शरीर का सबसे बड़ा यह अंग होता है स्किन। और स्किन से इसमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो उत्सर्जन होते हैं। कौन कौन? जैसे पसीना। आप गर्मियों में देखे होंगे कि गर्मी में स्किन के माध्यम से ही पसीना फ्लो होता है, पसीना बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। त्वचा स्किन का करता है उत्सर्जन। और साथ ही में सीबम की बात करें तो जब आप रात को सोते हैं और सोने के बाद जब आप जगते होंगे तो देखते हैं कि आपके चेहरे पे, नाक पे ऐसे कुछ पसीना आपको दिखते हैं। तो जो पसीना सोने के बाद नाक पर आपको दिखता है उसी को बोलते हैं सीबम। तो उसका भी उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? तो त्वचा करता है। इसके साथ ही नमक भी करता है उत्सर्जन। कैसे? तो जो पसीना होता है, पसीना को कभी आप चख के देखिएगा, कभी चाट के देखिएगा, पसीना को नमकीन नुमा लगेगा। या यदि कभी आप ब्लैक रंग का कभी कपड़ा पहनेंगे गर्मियों के मौसम में तो देखते होंगे कि जब पसीना होता है ना तो वह जा करके उस कपड़े पर जम जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। तो उसमें नमक की मात्रा होती है। तो त्वचा 3 चीज़ों का करता है उत्सर्जन। क्या क्या? तो पसीना का करता है उत्सर्जन, सीबम का करता है उत्सर्जन और साथ ही में नमक का भी करता है उत्सर्जन। नेक्स्ट हम बात करें फेफड़ा,
जो फेफड़ा लंग्स है यह भी करता है उत्सर्जन किसका, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का करता है उत्सर्जन। वह शरीर से जो CO2 जो गैस होते हैं उसको बाहर निकालने में देता है सहायता, कौन, CO2, अरे फेफड़ा, कौन करेगा, फेफड़ा करेगा। वाष्प, जो शरीर के अंदर जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद जाहिर सी बात है कि शरीर हीट है, शरीर का तापमान होता है 37 अंश सेल्सियस तापमान होता है। और वही जब आप ठंडा के मौसम में जब सुबह जगते हैं और ऐसे श्वास लेते हैं ना, तो जब मुख से भाप निकलता है, मुख से भाप निकलता है, उसको बोलते हैं जलवाष्प। तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा उत्सर्जन, फेफड़ा करेगा उत्सर्जन। और इसमें बलगम, बलगम मतलब कह सकते हैं जैसे जब जुखाम वगैरह होता है, जुखाम, तो जुखाम होता है, देखते हैं कि व्यक्ति के जो मुख गुहा है या फिर शरीर में बन जाते हैं कफ, कफ बन जाते हैं और उस समय व्यक्ति मजे मजे का वो निकालता है, खखार निकालता है, खखार। तो उसी खखार को बोलते हैं बलगम, बोलते हैं बलगम। और उसको भी बाहर निकालने के लिए कौन उसको सहायता करेगा, तो फेफड़ा करेगा। कौन करेगा, फेफड़ा। तभी तो देखते हैं कि जो गाँव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बढ़ जाएंगे आगे जहाँ होता है और वहाँ पर बिल्कुल वहाँ मजे मजे को निकाल करके आगे में ऐसे टूप देते रहते हैं। कौन, तो बुजुर्ग लोग। तो मौसम जब व्यक्ति को जब जुखाम वगैरह होता है तो उस जुखाम के समय व्यक्ति के शरीर में जम जाता है कफ और उसी कफ को बोलते हैं बलगम, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलगम। तो 3 चीज़ों का करता है उत्सर्जन फेफड़ा, किसका किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का और जलवाष्प का, शरीर में से भाप निकलता है ठंडा के मौसम में, और बलगम का। 3 चीज़ों का करता है उत्सर्जन। नेक्स्ट बात करें, तीसरा तो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने सीखा था कि जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी आंत में खाना का पाचन नहीं, वह जो है पानी का करता है अवशोषण, पानी को ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो जो खाना पचा नहीं है, अनपचा है, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वह शरीर में सड़ने लगेगा, शरीर में सड़ने लगेगा। आज जब शरीर में सड़ने लगेगा तो व्यक्ति को बीमारी होना जाहिर सी बात है, बीमारी हो जाएगी। इसलिए उसको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना अनपचा होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। कौन, बड़ी आंत के सहायता से। साथ ही जो खाना छोटी आंत में होता है ना, छोटी आंत के बाद खाना कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। तो जैसे ही छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाता है तो उसको बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखे भी हैं काइल, ठीक है। तो बड़ी आंत अनपचा भोजन का क्या करेगा, वो करेगा उत्सर्जन करने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हम 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में है यकृत यानी लीवर। जो लीवर है ये भी बहुत सारी चीज़ों का करता है उत्सर्जन। तो देखिए जो लीवर है यह अमोनिया को, जो अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। नहीं तो जो अमोनिया है ना, यह एक तरह से बहुत खतरनाक पदार्थ है। अगर शरीर में ये लंबे समय तक रह जाए अमोनिया तो व्यक्ति के शरीर को प्रभावित कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जो यकृत है वह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन, यकृत। वही लिखे हैं कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, तो यकृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 5 नंबर ब्रिक, ब्रिक यानी किडनी। जो किडनी है, किडनी भी करती है उत्सर्जन, किसका करती है, तो यूरिया। जब ये यकृत अमोनिया को बदल दिया किसमें, यूरिया में, किसने बदल दिया, यूरिया में। तो जो किडनी है यह यूरिया को पेशाब के माध्यम से, यूरिया को पेशाब के माध्यम से उसको बाहर निकालने का काम करता है। नहीं तो अगर यह अमोनिया यूरिया में नहीं बदलता तो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता। तो ब्रिक, किडनी उस यूरिया को, अगर यूरिया रहेगा शरीर में ज़्यादा समय तक तो दिक्कत होगा, तो उसको यूरिया को पेशाब के रूप में उसको बाहर निकालने का काम करता है। कौन, तो किडनी करता है। और किडनी शरीर का एक सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है, किसको, किडनी को। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 ये उत्सर्जी जो अंग हैं ये किस किस चीज़ का करते हैं उत्सर्जन, समझ में आया होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं किडनी की तरफ कि किडनी का काम क्या होता है और किडनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किडनी को हम लोग सीखते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे टॉपिक के, ठीक है। आप देखते हैं ब्रिक के बारे में, किडनी के बारे में। हमने बताया था कि जो किडनी है यह एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अब जो किडनी होती हैं, किडनी 2 होती हैं। एक व्यक्ति के शरीर में 2 किडनी होती है। तो जो ये दाहिना किडनी होती है ये थोड़ा नीचे दबी होती है। कौन, ये किडनी। तो किडनी कितनी होती हैं, 2, इनकी संख्या 2 होती है। ऊपर आप जो देख पा रहे हैं उसे बोलते हैं ग्रंथि। यह ग्रंथि है अधिवृक्क, इसको बोलेंगे
एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्रंथि। जो ग्रंथि है, ग्रंथि चैप्टर में इस ग्रंथि की हम चर्चा करेंगे। यहाँ केवल हम लोग का टॉपिक होगा उत्सर्जन तंत्र। तो किडनी के ऊपर दो ग्रंथियां ऐसे देखने को मिलती हैं दोनों तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। जो ये किडनी है, ब्रिक इसको बोलते हैं किडनी। कितने होते हैं? दो। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि नीचे इसमें से नली आई है, यानी जो किडनी है यह पेशाब को छान करके ये अलग करने का काम करती है। और यहाँ से ये जो आपको नली दिख रही है वह नली को बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्रवाहिनी। इसको बोलेंगे यूरेटर। क्या बोलेंगे? यूरेटर। और ये मूत्रवाहिनी आकर के यहाँ पर आकर के पेशाब इकट्ठा हो जाता है। तो जो यहाँ पर पेशाब इकट्ठा है उसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलेंगे? मूत्राशय। मूत्राशय को बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलेंगे? ब्लेडर बोलेंगे। और इस मूत्राशय से यहाँ से नली निकलती है जिसको हम बोलते हैं मूत्रमार्ग। क्या बोलेंगे? मूत्रमार्ग। और यहाँ मूत्राशय से मूत्रमार्ग के द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, या बोल सकते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये उत्तर समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से एक जो किडनी है, एक किडनी को इधर हम बनाए हैं, आप ध्यान दीजिए। ये जो किडनी है, किडनी के अलग अलग इसमें लेयर देखने को मिलते हैं। तो जो किडनी के बाहरी लेयर होते हैं, ये जो रंगा हुआ लेयर है, बाहरी जो लेयर होते हैं, बाहर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कार्टेक्स बोलेंगे। बाहरी आवरण को बोलते हैं कार्टेक्स। और ये बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। याद करने के लिए ये मिडिल में है तो यम से मिडिल, अयम से मेडुला। आइए बाहर है तो क्या बोलेंगे? कार्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्टेक्स। कभी कभी पेपर में पूछता है कि सबसे अधिक यूरिया कहाँ देखने को मिलता है, सबसे अधिक किडनी में यूरिया की मात्रा कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक जो यूरिया की मात्रा होती है वो होती है रेनल हाइलम। जो ये पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं रेनल हाइलम बोलते हैं। इसको बोलेंगे प्रवेश द्वार। क्या बोलेंगे? प्रवेश द्वार। यहाँ पर सबसे अधिक यूरिया देखने को मिलता है। कहाँ पर? इस प्रवेश द्वार पर, इस रेनल हाइलम के पार्ट में सबसे अधिक देखने को मिलती है यूरिया। तो कितने किडनी होते हैं? दो। कितने किडनी? दो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझाया होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसका कीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट। इसको देखते हैं हम कि जो उत्सर्जी अंग जो किडनी है, इस किडनी का काम क्या क्या है। तो इसको ध्यान दीजिए। तो वृक्क किडनी यह एक उत्सर्जी अंग है। क्या? किडनी एक उत्सर्जी अंग है। किडनी का काम होता है रक्त को छानना। यह रक्त को छानने का काम करता है। कौन? किडनी। लेकिन जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है फेफड़ा। क्योंकि हमने पढ़ाया था हार्ट में कि जब ब्लड फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा मिलाता है उसमें ऑक्सीजन, तब जाकर के ब्लड शुद्ध होता है। तो जब जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको बोलते हैं शुद्ध ब्लड, और जिसमें नहीं होता है उसे बोलते हैं अशुद्ध ब्लड। तो जो किडनी है वह केवल ब्लड को छानती है, शुद्ध नहीं करती है। लेकिन शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। ठीक है। और जो ये किडनी है, किडनी पेशाब का निर्माण करती है। जो पेशाब में जो यूरिया होता है, यूरिया उसको, वो खट्टा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तो किडनी करती है। कौन करती है? किडनी करती है। जो किडनी है, किडनी जहर को निष्क्रिय कर देती है। जहर को निष्क्रिय। तो कभी कोई प्रश्न पूछता है कि जब कोई व्यक्ति जहर खाता है या पीता है तो सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभाव पड़ता है? तो लोग फटाक से मारते हैं किडनी, लेकिन किडनी नहीं, पहले क्या होगा? लीवर होगा। क्योंकि लीवर पे उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। जब किडनी में जहर की मात्रा आएगी तो किडनी खुद जहर को निष्क्रिय कर दे रहा है, तो इस पर प्रभाव तो कम पड़ेगा। किस पर? किडनी पर। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पड़ेगा? तो लीवर पर। किस पड़ेगा? लीवर पर। तो यह जहर को निष्क्रिय कर देता है। कौन? किडनी। जो किडनी होती है इसकी संख्या कितनी होती है? दो। तो लिखा भी है दो होती है। एक किडनी का जो भार होता है, भार वह 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम का एक किडनी होता है उसका वेट। ये जो किडनी होती है, जो किडनी 21 झिल्ली में बंद होती है। तो यह जो किडनी है, यहाँ पर लिखा है कि पेरिटोनियम नामक झिल्ली, जो किडनी होती है वह पेरिटोनियम नामक झिल्ली में पैक होती है या बंद होती है। ठीक है। जो किडनी है, किडनी के अभी हम चित्र के माध्यम से बताए हैं कि जो उसका बाहरी भाग है किडनी का, किडनी के बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। लिखे भी है कॉर्टेक्स। और जो किडनी का अंतर भाग यानी मध्य वाला, तो बताया था कि एम से मध्य, एम से मेडुला, तो जो आंतरिक भाग है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। और सबसे अधिक अमोनिया कहाँ होगा? तो बताया था कि हाइलम, यानी कहाँ पर? रेनल हाइलम, यानी प्रवेश द्वार में। कहाँ होगा? प्रवेश द्वार रेनल हाइलम में। और जो किडनी है, ये किडनी किससे मिलकर के बनी होती है? किडनी का इकाई क्या होता है? किडनी का इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। जैसे हम सेल में पढ़ाए थे कि छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से शरीर का निर्माण
निर्माण हुआ है। वैसे ही जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के समूह से क्या बना है, तो किडनी बनी है। क्या बनी है, किडनी। और कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 8 लाख लिखे भी हैं कि जो नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई यानी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, कितना होते हैं, 8 लाख। कितने होते हैं, 8 लाख होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो इसका आप एक बार पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम इसके आगे। इसका लीजिए आप एक बार। चलिए देखते हैं कि जो किडनी का कुछ पार्ट है ये काम कैसे करता है। देखिए हम बात करें ग्लोमेरुलस का, कि जो ग्लोमेरुलस है उस ग्लोमेरुलस का काम क्या है। तो जो ग्लोमेरुलस है ना, तो जो ब्लड है, जब ब्लड शरीर में फ्लो करता है तो उसमें जितने मिनरल्स होते हैं, वो अच्छे पदार्थ होते हैं, कुछ कण होते हैं, जितने सब चीज़ होते हैं, तो जो ग्लोमेरुलस है क्या करता है कि उन सब को छान लेता है और जो ब्लड हो जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। यानी उसमें से जितने अवशिष्ट पदार्थ, जितने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, उन सभी को छान लेगा और बस केवल ब्लड को वह आगे फ्लो होने के लिए भेज देगा। कौन, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम है कि ब्लड में जितने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, सब पोषक तत्व हैं, उन सबको क्या कर लेगा, वो सबको छांट लेगा, सबको कर लेगा अवशोषित, केवल ब्लड को वो आगे फ्लो होने के लिए छोड़ देगा। कौन करेगा, तो ग्लोमेरुलस। जब आगे जाएगा तो इसमें है, इसको देखिए, ये है बोमेन कैप्सूल बोलेंगे या इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन सैम्पुल बोलेंगे। इसका काम क्या है, ये बोलेगा किसको, ग्लोमेरुलस को। ए पागल हो क्या, सबको छान लिए। तो जो मिनरल्स और जो पोषक तत्वों को जब ये अलग कर दिया रहेगा, जो ब्लड है उस ब्लड में ये बोमेन कैप्सूल पुनः उसको उसमें करेगा अवशोषित। जो मिनरल्स और जो पोषक तत्व हैं ये बोमेन कैप्सूल पुनः उसको उसमें करेगा अवशोषित, और अवशोषित कर करके जो यूरिया है, यूरिया उस यूरिया को आगे प्रवाहित कर देगा, यानी आगे उसको बढ़ा देगा। और यूरिया इस रास्ते होते हुए नेफ्रॉन के मार्ग होते हुए वो मूत्र के रूप में कहाँ वो बाहर निकलने का काम करता है। तो बोमेन कैप्सूल आपने देखा, और ग्लोमेरुलस इसका काम क्या है, यहाँ पर लिखे भी हैं कि ग्लोमेरुलस यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन, यानी वह शुद्धिकरण करने का काम करता है। किसका, ब्लड का। उसमें सब चीज़ें उसमें से छांट छांट के अलग कर लेगा और ब्लड को आगे प्रवाहित होने के लिए उसको छोड़ देगा। कौन, ग्लोमेरुलस। नीचे रक्त के कणों को छानना बताया भी आप लोगों को, रक्त के कणों को छानता है, शुद्ध रक्त को वापस करता है, मतलब इसमें प्रवाहित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, बोमेन कैप्सूल सैम्पुल, इसका काम क्या है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि आवश्यक पदार्थ का पुनः ऑब्जर्व, यानी जो ब्लड में से छान लिया था उस ब्लड को पुनः ऑब्जर्व करेगा, पुनः मिक्स करेगा, और मिक्स करने के बाद यूरिया को अलग करेगा, जो खराब यूरिया को अलग करता है। कौन, बोमेन कैप्सूल या बोमेन सैम्पुल। और डायलिसिस, यानी जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस विधि द्वारा उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसे बोलते हैं डायलिसिस या अपोहल बोलते हैं। ठीक है। तो अगर व्यक्ति का 2 किडनी है, अगर एक किडनी भी खराब हो जाए ना तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है। एक किडनी पर भी उतना काम करते जितना 2 किडनी पे वो काम करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एक किडनी से व्यक्ति जीवन उसका बीत सकता है। तो यहाँ नेफ्रॉन, अभी आपने पढ़ा कि जो ये किडनी है, किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का काम क्या है, यूरिन यानी पेशाब का निर्माण करने का काम करना, और ये नेफ्रॉन पेशाब को बनाएगा और बना करके उसको बाहर निकालने का काम कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो इसका एक बार आप पुनः स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इसका आप कीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं कि जो यूरिन है यानी जो पेशाब है, उस पेशाब में क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या क्या चीज़ होता है। तो यूरिन पेशाब, जो पेशाब है इसमें जल की मात्रा होती है 95%, 95% इसमें पानी होता है। यूरिया, इसमें जो यूरिया होता है वह 2% देखने को मिलता है। कितना मिलता है, 2%। और जो पीएच, जो यूरिन का यानी जो पेशाब का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 तक देखने को मिलता है। स्वाद इसका कैसा होता है, तो इसका स्वाद यूरिन का होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। और पीला, ये जो यूरिन है कभी कभी पीलापन देखने को मिलता है। तो पीलापन क्यों होता है, तो यूरिन के कारण, किसके, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम। तो यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, लेकिन वही आप पढ़े थे कि मल का पीला रंग बाइलरुबिन के कारण। किसके कारण, बाइलरुबिन के कारण। और इसमें गंध कैसे आती है, तो इसमें गंध आती है अमोनिया जैसे। कैसे आती है, अमोनिया जैसे। तो देखते हैं आप कि जब कोई व्यक्ति अगर तत्काल अगर वॉशरूम किया है तो उसका उतना गंध नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद वह यूरिया बदल जाता है किसमें, अमोनिया में, और वह अमोनिया बहुत एक तरह से अजीब तरह का बदबू देने का काम करता है। देखते हैं आप, कहीं आप जाते होंगे, कहीं रेलवे की स्टेशन पे जाते होंगे तो लोग दीवार के आसपास ऐसा करने का काम करते हैं। तो अमोनिया एक बहुत नुकसानदायक ये पदार्थ है, यह बड़ी बड़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचा देता है। देखते हैं दीवार पे प्रॉपर करता रहेगा, दीवार का जो ईटा उटा है ये सड़ गल जाता है, किसके माध्यम से, अमोनिया के माध्यम से। तो इसका गंध कैसा आता है, तो अमोनिया जैसे आता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन था ये किडनी
ब्रिक आपको समझ में आया होगा। आपको जैसे लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन जाते जाते आपसे एक हम प्रश्न करते हुए जाएंगे। आप बताइएगा कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय से कौन कौन रस निकलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें, यहाँ पर क्वेश्चन कि अग्नाशय से कौन कौन रस निकलते हैं। अग्नाशय से कौन कौन रस निकलते हैं, कौन कौन रस निकलते हैं, रस या एंजाइम निकलते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लिए यह प्रश्न है। इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आप इसको उत्तर देने का काम जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें आगे हम कि इसमें कुछ बीमारियां होती हैं। अब बीमारियां क्या होती हैं, बीमारियों को हम सीखेंगे नेक्स्ट दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, धन्यवाद।